नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 20 से आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। यानी किसी भी बैंक में कुछ पैसा जमा किया हुआ है और वो R% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी हमें क्या करना है, वैल्यू पता करनी है। इफ ₹100 डबल्स इट सेल्फ इन 10 ईयर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अगर जो 10 रुपए हैं, माफ करना जो 100 रुपए हैं वो 10 साल में डबल हो जाते हैं। साथ में हमें एक वैल्यू भी दे रखी है log E2 इज इक्वल टू 0.6931। ये बाद में यूज होगी तो ये हमें दे रखा है। तो चलो बेटा हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो है P, जो हमारा टाइम है वो है T एंड जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने मान लिया R। ठीक, हमने तीनों चीजें लेट कर ली। ठीक है बेटा, अब उसने शुरुआत में एक लाइन बोली है द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, यानी जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो बेटा हमने क्या लिखा, प्रिंसिपल है ये चेंज हो रहा है, मतलब मैंने यहां पर क्या लिख दिया d/dt, यानी प्रिंसिपल में चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट। क्लियर, कितना आ रहा है R% पर ईयर। तो जो प्रिंसिपल में चेंज है वो कितना है R%। तो परसेंट को पता ही है, मैं 100 में लिखता हूं तो R%। अब देखो बेटा ये जो है अधूरी इंफॉर्मेशन है, R% बढ़ रहा है प्रिंसिपल, लेकिन किसका R% बढ़ रहा है, तो इसका जवाब होगा प्रिंसिपल का R%। जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है उसी का तो R% बढ़ जाता है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है उसमें चेंज आया, यानी d/dt कितना चेंज आया R% का। अब R% चेंज तो आया, लेकिन किस में R% चेंज हुआ, और वो R% चेंज हुआ हमारा प्रिंसिपल में। बेटे जब भी कोई भी चीज़ परसेंटेज में दे रखी हो तो उसके साथ एक बेस वैल्यू का देना जरूरी है। जैसे कि मैंने किसी को कहा कि आप मेरे घर पे 1 महीने काम करो और मैं आपको 10% रुपए दूंगा, तो एक सामने वाले का जवाब होना चाहिए या सवाल होना चाहिए कि 10% कितने का। हो सकता है कि मैं महीने के बाद उसको बोल दूं कि ये लो अपने 10 रुपये, क्योंकि मैं तो तुम्हें 10% 100 रुपये के दूंगा। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि ये लो 20 रुपये, क्योंकि मैं तो तुम्हें 10% 200 रुपये का दूंगा। तो बात यह है कि किस बेस वैल्यू का परसेंटेज बढ़ रहा है उसका पता होना जरूरी है। तो यहां पर जो उसने बोला है ना कि R% बढ़ जाता है, वो किसका बढ़ता है R%, प्रिंसिपल का। ठीक है, प्रिंसिपल में चेंज आया d/dt, कितना आया R/100, यानी R% किस में, प्रिंसिपल में। अब कई बच्चों के मन में एक सवाल और आ सकता है कि सर यहां पर तो वो बोल रहा था कि जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज हो रहा है, अगर वो डिक्रीज बोल देता तो आप क्या करते। बेटा उस केस में मैं इसको माइनस का ले लेता, यानी जो चेंज है ना प्रिंसिपल में वो कैसा होता, नेगेटिव होता, यानी वो घट रहा होता। तो क्योंकि ये प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव रहने दिया, अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो मैं इसको क्या करता, नेगेटिव ले लेता। यहां तक की बातें क्लियर हैं। अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूं, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। ये जो p है इसको मैं इधर ले आया तो dp के अपॉन में p आ गया बराबर। अब ये dt चला गया बेटा इधर, तो R/100 इंटू में क्या चला जाएगा, ये वाला dt। अब बेटा हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इधर आपको केवल p दिखेगा और इधर आपको p नहीं दिखेगा। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। 1/p का इंटीग्रेशन क्या होगा, log p बराबर। देखो बेटा R/100 ये एक कांस्टेंट है। आप कहोगे सर ये कांस्टेंट कैसे हो जाएगा। देखो बेटा R रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि बदलता तो है नहीं, एक बार बता दिया वही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R कांस्टेंट है और अपॉन में 100 कांस्टेंट है, दरअसल ये दोनों ही कांस्टेंट हैं। तो R/100 ये कांस्टेंट थे, बाहर आ गए। अब यहाँ पर कौन बचा, 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, t। जैसे 5 का इंटीग्रेशन होता है ना 5t, ऐसे R/100 का इंटीग्रेशन हो गया R/t। t ही क्यों आया, क्योंकि t के रेस्पेक्ट हो रहा है। अगर x के रेस्पेक्ट हो रहा होता तो यहाँ पर x आता। क्लियर है। तो dp/p का इंटीग्रेशन log p, R/100 का क्या हुआ R/100 इंटू t, और प्लस का बेटा कांस्टेंट आ गया c। बात सही है। इसको मैंने नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि ₹100 शुरुआत में इन्वेस्ट करे गए, ठीक है, और वो 10 साल में बढ़ के डबल हो गए। वो क्या कह रहा है कि ₹100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर, मतलब शुरुआत में तो 100 रुपए ही डाले गए होंगे ना। तो एट
t बराबर 0, यानी बिल्कुल शुरुआत में जब पैसा इन्वेस्ट करा, प्रिंसिपल कितना रहा होगा, प्रिंसिपल था 100 रुपीज़, यानी जब टाइम 0 था तो प्रिंसिपल कितना था 100। बेटा ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाला हूँ, तो क्या मिलेगा, लॉग p की जगह पे आएगा 100, लॉग 100 बराबर r अपॉन 100 इंटू टी की जगह पे कितना आ जाएगा 0 प्लस का c। अब r अपॉन 100 इंटू 0, ये सब तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये 0 का मल्टीपल हो गया, तो c बराबर कितना मिल गया, log 100। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया c बराबर log 100। ये वाली वैल्यू मैं बाद में यूज़ करूँगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ समझो, एक और चीज़ क्या है बेटा, उसने बोला है कि जो 100 रुपीज़ हैं वो डबल हो जाते हैं 10 ईयर्स में। मतलब क्या हुआ, एट, यानी जब 10 साल हो चुके होंगे, t बराबर 10 ईयर्स, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 200। भाई जब समय 10 साल हो गया तो प्रिंसिपल अभी कितना है 100, ये 2 गुना हो गया, कितना हो गया 200। यही तो वो कह रहा है कि प्रिंसिपल 2 टाइम्स हो जाता है 10 साल में। तो ये वाली वैल्यूज भी बेटा मैं कहां रखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो क्या मिलने वाला है, लॉग p की जगह पे कितना आएगा 200, तो log 200 बराबर क्या मिलेगा, r अपॉन 100, r की वैल्यू अभी नहीं पता तो r अपॉन 100 इंटू टी, तो इंटू टी की वैल्यू कितनी है 10, तो r अपॉन 100 इंटू 10 प्लस c की वैल्यू कितनी है log 100। तो ये वाली वैल्यू बेटा मैंने यहां पर रख दी। दोबारा से देख लो, इक्वेशन नंबर में वैल्यू रखी तो log 200, p बराबर 200 दे रखा है, r अपॉन 100 इंटू टी की वैल्यू 10 है, तो r अपॉन 100 इंटू 10 प्लस का c की वैल्यू कितनी थी log 100। ये सारी वैल्यू बेटा यहां पर रख दी। अब देखो क्या मिलने वाला है, log 200, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस का log 100 बराबर, इससे कट जाएगा तो r अपॉन 10। सही है, सभी को पता है कि log m माइनस log n बराबर होता क्या है, log m अपॉन n बराबर कितना है, r अपॉन 10। 0 से 0 कट गई थी तो r अपॉन 10। अब देखो बेटा 2 0 से 2 0 कट गई, क्या बचा log 2 बराबर r अपॉन 10। अब log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, क्या है 0.6931, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.6931 बराबर r अपॉन 10। अब एक सिंपल सी बात है कि इस 10 का इधर आके इंटू होगा तो r की वैल्यू मिल जाएगी, और r की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 का जब इसमें इंटू होगा तो 6.931। ठीक, तो ये हो गया बेटा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने % का। क्लियर है, समझ में नहीं आया हो तो बेटा रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अब बारी है बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की। हमसे क्या कह रहा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, यानी किसी भी बैंक में जो पैसा रखा हुआ है प्रिंसिपल वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है एट द रेट ऑफ 5%, और वो किस स्पीड से बढ़ रहा है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। एंड अमाउंट ऑफ ₹1000 इट डिपोजिटेड, यानी हमने क्या करा है 1000 रुपए उस बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं। हाउ मच विल इट बर्थ आफ्टर 10 ईयर, तो 10 साल में ये जो पैसा है वो कितना हो जाएगा। मतलब किसी भी बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, 1000 रुपए मैंने इन्वेस्ट करे हैं, तो 10 साल में कितना हो जाएगा ये मुझे यहां पर बताना है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने मान लिया, चलो लिख देता हूं, लेट प्रिंसिपल क्या है हमारा P, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R%। हालांकि वो दे रखा है 5%, लेकिन अगर कहीं भी मुझे सिंबल देना पड़ेगा तो मैं R% का दे लूंगा। ठीक है, एंड टाइम को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, T से। कहीं ना कहीं बेटा लिखना पड़ेगा ना, R बराबर 5%, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इंटरेस्ट को मैंने लिख दिया है यहां पर R%, और टाइम को मैंने लिख दिया है T। सही है, अब बेटा बढ़ते हैं हम आगे। एक सिंपल सी बात को समझो, प्रिंसिपल है, इसमें आ रहा है चेंज टाइम के रेस्पेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ये रहा प्रिंसिपल और इसमें आया ये टाइम के रेस्पेक्ट चेंज dp/dt। ठीक है,
कितना चेंज आ रहा है बेटा प्रिंसिपल में टाइम के रेस्पेक्ट, वो दे रखा है 5%। तो 5%, इसको लिखने का बेस्ट तरीका क्या है कि परसेंटेज को हटा के अपन में 100 लिख दूं। तो प्रिंसिपल में जो चेंज आ रहा है d/dt वो कितना है 5%। तो 5%, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 5% किसका, तो जवाब है कि जो 5% है वो प्रिंसिपल पे ही तो बढ़ रहा होगा, जो पैसा हमने जमा करा है उसी का तो 5% बढ़ जाता होगा ना हर साल। तो मैंने क्या लिखा 5% प्रिंसिपल का। बात क्लियर है। अब बेटा वेरिएबल्स को सेपरेट कर लूं तो जो p है dp के अपॉन में आएगा, तो dp अपॉन में p बराबर ये जो dt है ये इधर चला जाएगा, तो 5/100 इंटू ये वाला dt। अब वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं, मैं क्या करूं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों तरफ, तो बिल्कुल इधर इंटीग्रेशन का सिंबल इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल। 1/p का इंटीग्रेशन क्या होगा log p बराबर। अब देखो बेटा 5/100, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना मिल जाएगा 1/20। ये कांस्टेंट है या नहीं, बिल्कुल सबको दिख रहा है 1/20 कांस्टेंट है। अब बेटा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे होगा, जैसे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 2 का क्या हो जाता है 2x, 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, लेकिन यहाँ पे t के रेस्पेक्ट हो रहा है तो 1/20 का क्या हो जाएगा 1/20 इंटू t। t क्यों आया, क्योंकि बेटा t के रेस्पेक्ट ही हो रहा है, अगर x के रेस्पेक्ट हो रहा होता तो यहाँ पर x आता। क्लियर है, प्लस का c। अब ये बेटा इंटीग्रेशन तो हो चुका, अब उन्होंने कुछ बोला हुआ है, और वो क्या बोला हुआ है देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि हमने शुरुआत में जो पैसा इन्वेस्ट करा है वो कितना है 1000 रुपीज, यानी हमने 1000 रुपए क्या है इन्वेस्ट करे हैं। तो देखो सुनो, एट t बराबर 0, यानी जब टाइम क्या है 0, यानी जब मैंने पैसा जमा करा तब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1000 रुपीज, यानी मैंने 1000 रुपए जमा करे हैं। तो बेटा ये वाली वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं, तो log p, यानी p की जगह पे कितना आ जाएगा 1000, तो log 1000 बराबर क्या हो जाएगा 1/20 इंटू t की जगह पे क्या आएगा 0, तो 1/20 इंटू 0 ये पूरा हो जाएगा 0, तो क्या बचा प्लस का c, तो बराबर c। तो हमें बेटा c की वैल्यू मिल गई log 1000। बात समझ में आई, t की वैल्यू 0 रख दी इधर तो ये 0, तो c बराबर ये वाला 1000 इधर रखा p की जगह पे, तो log 1000। c की वैल्यू तो बेटा मुझे मिल गई। अब एक और कंडीशन है, और वो क्या है, उन्होंने क्या दे रखा है कि हाउ मच इट विल वर्थ आफ्टर 10 ईयर, यानी ये पैसा 10 साल बाद कितना हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि एट t बराबर 10 ईयर्स, यानी जब समय 10 साल हो जाएगा, ठीक है, तब जब समय 10 साल हो जाएगा तो हमारा जो प्रिंसिपल है उसको मैंने क्या नाम लिया, रख लिया p ही मान लेता हूं। मैंने क्या मान लिया कि जब हमारा समय 10 साल हो जाएगा तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा p। ठीक, अब देखो बेटा ये वाली वैल्यूज भी मैं यहीं रखता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या मिलने वाला है log p। p क्यों आया, क्योंकि बेटा प्रिंसिपल को मैंने p ही माना हुआ 10 साल बाद, तो log p बराबर 1/20 इंटू t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है यहां पर 10, तो इंटू 10, ठीक है, प्लस का c, प्लस c की वैल्यू कितनी है 1000, log 1000। अब ध्यान से देखना, मैंने t बराबर 10 ईयर पे प्रिंसिपल को मान लिया p, अब ये सारी वैल्यू रख दी मैंने यहां पर, तो log p मैंने क्या माना हुआ है p, तो log p बराबर 1/20 इंटू t क्या है 10 ईयर, तो 1/20 इंटू 10 प्लस c की वैल्यू कितनी है log 1000, तो लास्ट में क्या लिख दिया प्लस c की जगह पे log 1000। अब इसको सिंप्लीफाई करते ही मेरा आंसर आने वाला है, देखो कैसे, log 1000 इधर आ जाएगा तो क्या मिलने वाला है log p माइनस log 1000 बराबर, इससे ये कट जाएगा तो कितना मिलेगा 1/2। सही बात है, log वाली ये वाली वैल्यू बेटा इधर आके माइनस हो गई। हम सभी को पता है कि log m माइनस log n बराबर होता क्या है log m अपॉन n, तो इस वाली वैल्यू में क्या मिलने वाला है log p अपॉन 1000 बराबर ये कितना हो जाएगा 1/2, इसको तुम लिख सकते हो 0.5। अब बेटा इधर log है और इधर log नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं एंटी लॉग ले लेता हूं। एंटी लॉग मतलब क्या, इसको भी मैं e की पावर में रख दूंगा और इसको भी मैं e की पावर में रख दूंगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि e की पावर रखने से log कैंसिल हो जाता है, तो e से log कैंसिल हो गया, बचा क्या p अपॉन 1000, p अपॉन
1000 बराबर ई की पावर 0.5। बेटा इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ई की पावर 0.5, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 1.648। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1.648। अब हमारा लास्ट स्टेप, ये वाला 1000 इधर जाके मल्टीपल होगा तो कितना मिलेगा P बराबर 1648। तो जो हमारा सवाल था ना कि 10 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी, उसका जवाब है 1648 रुपये हो जाएगी 10 साल बाद हमारी अमाउंट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा क्या कह रहा है हमसे, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। मैं समझाता हूं बेटा क्या कह रहा है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ के समझ सकते हो। वो हमसे कह रहा है कि किसी भी जगह पर, मान लो मेरी इस टेबल पर अभी इस मोमेंट में 1 लाख बैक्टीरिया हैं, ठीक है। अब अगले 2 घंटे में ये जो बैक्टीरिया बढ़ के 10% बढ़ जाएंगे, यानी अभी 1 लाख हैं, 10% बढ़ के कितने हो जाएंगे 1,10,000, 2 घंटे में बढ़ के हो जाएंगे। अब हमें ये बताना है कि कितनी देर में ये डबल हो जाएंगे, मतलब 2 लाख कितनी देर में हो जाएंगे, ये हमें बताना है। इतना सीधा सा सवाल है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, लेट बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम t इज x। हमने मान लिया कि किसी भी टाइम पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो x है। ऐसा क्यों मानना पड़ गया, क्योंकि बेटा वो तो हर सेकंड बदलते रहते हैं, तो किसी भी टाइम पे कितने बैक्टीरिया हैं टाइम t पर, वो मैंने x मान लिया है। अब उन्होंने एक जादुई इंफॉर्मेशन और दे रखी है, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। अब मान लो हमारे पास x बैक्टीरिया है, ठीक। अब इसमें जो चेंज आ रहा है t के रेस्पेक्ट, वो कितना हो गया d/dt। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। बैक्टीरिया कितने प्रेजेंट हैं x के, उसने खुद से बोला है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है यानी d/dt है बैक्टीरिया की नंबरिंग में, वो प्रोपोर्शनल है किसके, जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। अब बैक्टीरिया तो x प्रेजेंट है, क्लियर। अब हमें ये तो पता है कि बेटा प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, कोई ना कोई कांस्टेंट। तो यहां से dx/dt बराबर, ये प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा, इक्वल आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा k यानी कांस्टेंट इनटू x। सही है। अब बेटा वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो यहां पर होगा dx, ये जो x है अपॉन में आ जाएगा, अपॉन x बराबर जो dt है ये इधर चला जाएगा, तो k और साथ में dt। वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देता हूं। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x बराबर k, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा k इंटू टी प्लस का c। सही बात है, एक कांस्टेंट यहां पर आ गया। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो जब टाइम t बराबर 0 था, एट t बराबर 0 यानी बिल्कुल शुरुआत में, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो कितने थे, बैक्टीरिया प्रेजेंट थे बेटा 1 लाख। तो t बराबर 0 पर जो x की वैल्यू है, यानी जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसको हमने x माना है, वो कितना हो जाएगा 1 लाख। तो बेटा ये वाली वैल्यू उधर रखनी पड़ेगी, तो क्या मिलने वाला है log 1 लाख बराबर t की जगह पे आएगा 0, तो 0 इंटू k क्या हो जाएगा 0 प्लस का c, तो केवल c बचेगा, और ये हमें c की वैल्यू मिल गई। बात समझ में आई। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। बेटा जब t बराबर 0 और x बराबर 1 लाख रखा इसमें, तो c की वैल्यू मिल गई log 1 लाख। क्लियर। अब बढ़ते बेटा हम आगे। आगे उसने क्या बोला है कि जब टाइम 2 घंटे हो जाता है एट t बराबर 2 आवर, यानी जब टाइम 2 घंटे हो जाता है तब बैक्टीरिया कितने होते हैं 10% बढ़ जाते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया की नंबरिंग है बेटा 1 लाख थे, 10% बढ़ गए, मतलब 10,000 बढ़ गए, तो कितने हो जाएंगे 1,10,000। तो जब टाइम t बराबर 2 घंटे हो जाते हैं तो बैक्टीरिया कितने हो जाते हैं 1,10,000। अब बेटा ये वाली वैल्यू भी हमें कहाँ रखनी पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ध्यान से देखना, लॉग x की जगह पे कितना आने वाला है 1,10,000, तो 1,10,000 बराबर k इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है 2, तो 2k प्लस c, c की वैल्यू क्या है log 1 लाख, तो c की जगह पे आ जाएगा log
1 लाख। ठीक है बेटा, अब ये जो log 1 लाख है ये इधर आएगा, इसमें से आके घटेगा, तो log 1,10,000 माइनस log 1 लाख बराबर 2k। सही है ना, क्या मिल गया 2k। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा हम। यहां पर log, देखो log m माइनस log n बराबर होता क्या, log m अपॉन n, तो ये वाली वैल्यू ऊपर अपॉन ये वाली वैल्यू नीचे, बराबर 2k। अब बेटा इन जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, मिलेगा क्या 11/10। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2k बराबर log 11/10, log 11/10। अगर बेटा आप इस 2 को यहाँ से हटाना चाहें तो इधर जाके 1/2 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ से 2 हटा दिया, क्या मिल गया 1/2 log 11/10। किसकी वैल्यू है ये, k की वैल्यू। बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं बेटा हम। अब हमसे पूछा क्या है कि बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, मतलब 2 लाख होने में कितनी देर लगेगी। टाइम पूछा है जब बैक्टीरिया हमारे 2 लाख हो जाएंगे, तो मैंने मान लिया कि एट टाइम t, मैंने मान लिया कि जब टाइम क्या होगा t, x बराबर 2 लाख, मैंने मान लिया कि जो बैक्टीरिया है वो 2 लाख हो जाएंगे, कब, जब टाइम हमारा हो जाएगा t। सही बात है। अब इस वाली वैल्यू को भी मैं क्या रखने वाला हूं, इसी वाले इक्वेशन में, और फिर मेरा काम यहां से खत्म हो जाएगा। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। तो log x की जगह पे कितने आने वाला है 2 लाख, तो 2 1 2 3 4 5 बराबर k इंटू टी। k की वैल्यू क्या है, ये रहा, तो 1/2 log 11/10 k इंटू टी की वैल्यू क्या है t, तो log x बराबर k इंटू टी प्लस का c, प्लस c की वैल्यू क्या निकाली थी log 1 लाख। सही बात है। अब अगला स्टेप देखो, ये वाली जो log 1 लाख वैल्यू है इधर आएगी, log 2 लाख में से log 1 लाख घट रहा होगा। अब इतना तो हम सभी को पता ही है कि होता क्या है, डिवाइड लग जाता है। तो देखो बेटा क्या मिलने वाला है, log ऊपर तो आएगा 2 लाख और ये वाली वैल्यू जो है इधर क्या हो जाएगी, डिवाइड लग जाएगा, तो log 2 मिलेगा। बात समझ में नहीं आ रही, एक बार समझा दे रहा हूं। इधर मिलेगा log 2 लाख, ठीक है, log 1 लाख इधर आएगा, तो log 2 लाख माइनस log 1 लाख। ठीक, कर देता हूं यार, तो देखो log 2 लाख माइनस log 1 लाख, log m माइनस log n हो क्या जाएगा, log m अपॉन n, तो log 2 लाख ऊपर होएगा अपॉन log 1 लाख नीचे होगा, जीरो से जीरो कट जाएंगी, केवल log 2 बचेगा। मतलब इस वाली वैल्यू को जब आप इधर लाओगे तो केवल क्या मिलने वाला है, log 2। जगह कम होने की वजह से बेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये जब इधर आके घटा तो log 2 बराबर में क्या होगा, ये वाली वैल्यू 1/2 log 11/10 इंटू टी। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, टी की वैल्यू। तो एक बात बताओ, अगर मैं टी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इस वाली वैल्यू को इधर डिवाइड में ले आऊं, तो मैं वही करने वाला हूं। अपॉन में आ गई ये वाली वैल्यू 1/2 log 11/10 और ये यहां से मैंने मिटा दिया। ये किसकी वैल्यू थी, टी बराबर। तो मैंने लास्ट में जाके 1-2 स्टेप को डायरेक्ट करा है, दरअसल जगह कम पड़ गई थी इसलिए। हालांकि आंसर यही है हमारा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, समझ में नहीं आया हो तो बेटा आप एक बार रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं आगे। अच्छा एक चीज़ और बता दूं बेटा, क्वेश्चन में उन्होंने क्या करा है आंसर शीट में, ये वाला जो 1/2 है इस 2 को वो ऊपर ले गए। इतना तो आप भी जानते हो कि अगर इस वाले 2 को हटाओगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ये हमारा फाइनल आंसर है आंसर शीट में। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा हमसे कह रहा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखो बेटा इसका जनरल सॉल्यूशन निकालता हूं मैं, बहुत ज्यादा आसान है। dy/dx ऐसे ही रहेगा, e की पावर x प्लस वाई को मैं लिख ले रहा हूं e की पावर x इंटू e की पावर y। इतना तो आप सभी जानते हैं कि यहां पर दोनों का बेस सेम है, अगर आप चाहो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये e की पावर x प्लस वाई ही बनेगा। ठीक है, अब बेटा मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर ले रहा हूं, तो ये रहा dy, इसके अपन में ले आया ये वाला e की पावर y बराबर, ये dx है इधर चला जाएगा,
ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब बेटे ई की पावर वाई अपॉन में ऊपर ले जाऊं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस का वाई साथ में डी वाई बराबर ई की पावर एक्स डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूं, ये लो। अब ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस वाई, लेकिन माइनस वाई का डिफरेंशिएशन होगा वाई के रेस्पेक्ट, क्या आएगा माइनस का 1 और उसका लगेगा डिवाइड। अब बेटा -1 का डिवाइड क्या दूं, मैंने आगे -1 लिख दिया बराबर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है और ये प्लस का सी। सब सही है। अगला स्टेप देखो बेटा, इस ई की पावर एक्स को मैं इधर लेके आया तो इधर आके कैसी हो जाएगी नेगेटिव, तो माइनस ई की पावर एक्स, ये वाली वैल्यू इधर आई नेगेटिव हो गई, साथ में ये तो पहले से ही माइनस का था, माइनस ई की पावर माइनस का वाई बराबर प्लस का सी। अब आप चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, लेकिन आंसर शीट वालों ने क्या करा है, इसमें माइनस का इंटू करा। जब बेटा इसमें माइनस का इंटू हुआ तो ये क्या बन गया, जब माइनस इसमें इंटू हुआ तो ये बन गया ई की पावर एक्स, जब इसमें माइनस का इंटू हुआ तो ये मिल गया प्लस ई की पावर माइनस वाई बराबर माइनस का बेटा इसमें इंटू हो गया तो माइनस का सी। जब इस पूरे में मैंने माइनस का इंटू करा तो ये बन गया। अब इतना तो आप भी जानते हो कि अगर माइनस सी है वो भी तो एक कांस्टेंट ही होगा, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट भी, भाई माइनस सी भी तो कांस्टेंट है, इसकी जगह सी लिख दूं तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई बराबर ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट, और यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये था एंड हमारी आज की इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।